हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेसफुल फार्मेसी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आगे आप सभी को पता ही है, हम फार्माकोविजिलेंस की यूनिट फर्स्ट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। आज हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। और आप सभी को पता ही है कि अब हम डेली लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फार्माकोविजिलेंस सब्जेक्ट को। तो फार्माकोविजिलेंस सब्जेक्ट की अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे तब तक आपको फार्माकोविजिलेंस की ए भी नहीं आने वाली। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही हमारी यूनिट खत्म होती है उस 1-2 दिन बाद आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे। एंड अब हम अपने लेक्चर को भी स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। 20वीं सेंचुरी थी, उसमें क्या हुआ था कि जो मेडिसिनल प्रोडक्ट थे और जो ड्रग थी आपकी, उनसे कुछ एडवर्स इवेंट शो हुए थे, मतलब कुछ सीरियस एडवर्स इवेंट शो हुए थे। अब एडवर्स इवेंट क्या हुआ, एडवर्स इवेंट क्या होता है, ये एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे। तो एडवर्स इवेंट को अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे तब। तो बस अभी आपके लिए एडवर्स इवेंट इतना समझ लीजिए, एडवर्स इवेंट वो होता है जब हम ट्रीटमेंट में जो कैजुअल रिलेशनशिप होते हैं वहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती या इसकी नीड हमें नहीं होती, उसे हम एडवर्स इवेंट बोलते हैं। एंड जो एडवर्स इवेंट होते हैं ये हमारे अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये इससे क्या हुआ था कि जब आपके कुछ ज़्यादा एडवर्स इवेंट शो हो रहे थे, उस पर जो गवर्नमेंट थी उस पर प्रेशर पड़ रहा था, उसने क्या किया, लेजिस्लेशन स्टार्ट किया, गाइडलाइंस बनाई थी कि भाई ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर कुछ ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स वगैरह कॉज होती हैं तो। एंड उसने उसके साथ साथ वहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडी थी उनको भी इवेलुएट किया, जिससे कि पेशेंट की जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव की जा सके, वो बचाई जा सके, प्रोटेक्ट की जा सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले हमारी क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी क्या चीज़ है, ये क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक क्या चीज़ है, यहाँ पे हम देखें तो इसकी स्टार्टिंग बेसिकली हमारे 170 साल या हम बोल सकते हैं 169 ईयर पहले हुई थी, आपकी 29 जनवरी 1848 के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आपकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी जो हमारी फार्माकोविजिलेंस के अंदर हुई थी, जिसे देख के हमने अपनी जो फार्माकोविजिलेंस थी उसे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब बोल सकते हैं यहाँ से जब ये स्ट्रेटेजीज वगैरह होने लगी, ड्रग से जो ड्रग जैसे ही मार्केट में गई, मार्केट के में आने के बाद आपकी चीज़ें शो हो रही थी, तो उसके बाद हमारी फार्माकोविजिलेंस टीम को मतलब डेवलप करना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये अभी हमारे इंडिया की नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो फार्माकोविजिलेंस है, मेन जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर था वो हमारे 2010 में आ गया था। बट उसकी जो बात वगैरह थी, या इंडिया जो हमारा ज्वाइन हुआ था फार्माकोविजिलेंस के साथ, वो 1987 में ज्वाइन हो चुका था। उससे पहले की हैं ये सारी चीज़ें, ये जो स्ट्रेटजीज हैं उससे पहले की हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक स्ट्रेटेजी के बारे में, तो इसकी स्टार्टिंग बेसिकली 169 ईयर पहले हुई थी, 29 जुलाई 1848 में हुई थी। तो ये जो क्लोरोफॉर्म फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी 170 साल पहले है, जो 29 जनवरी 1848 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि ये यंग गर्ल थी, यंग गर्ल हनास ग्रीनर, जिसका नाम क्या था, एक यंग गर्ल थी जिसका नाम था हनास ग्रीनर, फ्रॉम द नॉर्थ इंग्लैंड, डाइड आफ्टर रिसीविंग क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक बिफोर रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड टॉइनल्स। इसका मतलब है कि एक यंग गर्ल थी जिसका नाम था आपका हनास ग्रीनर, वो हमारी नॉर्थ इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। तो उसके माइनर सर्जरी या हम बोल सकते हैं उसके ऑपरेशन के लिए क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक दिया गया। और उसके जैसे ही उसे क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक दिया गया, उसके थोड़ी देर बाद ही वो जो बच्ची थी आपकी हनास ग्रीनर, उसकी डेथ हो गई। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग वाली न्यूज़ थी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म हमारी है वो एक पावरफुल और एक सेफर एनेस्थेटिया मानी जाती है, जो कि हमें सर जेम्स सिम्पसन ने बताया था, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म ही मोस्टली हमारे जब ऑपरेशंस वगैरह होते हैं जब ज़्यादा यूज़ किया एनेस्थेटिया के लिए, ठीक है। एनेस्थेटिया के लिए हमारी सबसे ज़्यादा क्लोरोफॉर्म ही दी जाती है। तो जब उस बच्ची की डेथ हुई तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक शॉकिंग था कि भाई इतनी सेफर मानने वाली, सेफ और पावरफुल मानने वाली हमारी जो एनेस्थेटिया है, उसकी वजह से किसी बच्ची की डेथ हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि आज तक क्लोरोफॉर्म की वजह से ऐसे किसी की डेथ भी नहीं हुई थी। तो बाद में क्या हुआ था, द डेथ ऑफ हनाज स्टिल रिमेनिंग अननोन बट द रीजन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड
for her death was found to be a pulmonary aspiration or lethal arrhythmia। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो क्लोरोफॉर्म था हरनाज ग्रीनर की बॉडी में जाने के बाद उसने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो हरनाज ग्रीनर की जो बॉडी थी उसमें आपके लीथल अरिदमिया एंड पुल्मोनरी रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो हरनाज थी उसकी डेथ हो गई। तभी पहली बार पता चला था कि ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी होता है, यानी कि बॉडी में हमारी ड्रग पहले से मौजूद है और बाहर से हमने और ड्रग ले ली तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रिएक्शन करेंगे, जिससे कि हमारी डेथ तक हो सकती है। सोच रहे हो, या कोई दूसरा एडवर्स इफेक्ट भी शो हो सकता है। तो ये जो इवेंट था या ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन थी, इसके बारे में हमें जो क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक स्ट्रेटेजी थी उसके बाद हमें पता चला कि ड्रग हमारी एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी शो करती है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है सल्फानिलामाइड एलिक्सर स्ट्रेटेजी। Sulfanilamide elixir was raspberry flavored syrup prepared by the mixing of sulfanilamide and diethyl glycol, जो कि 70% होता है इसके अंदर, सॉल्वेंट गिवन टू दी चिल्ड्रेन। सल्फानिलामाइड एलिक्सर है, ये एक सिरप है जो आपके बच्चों के लिए यूज़ की जाती थी और इसका जो फ्लेवर था वो आपके रसबेरी जैसा होता था और ये बेसिकली हमारी सल्फानिलामाइड और डाईइथाइल ग्लाइकॉल के मिक्सअप से बनती थी। अब हम बात करें तो नेक्स्ट है इन 1937, मतलब 1937 में मोर देन 100 चिल्ड्रंस डाई आफ्टर इट्स कंपल्शन, मतलब कम से कम 1937 में 100 बच्चों की इसकी वजह से डेथ हो गई थी। द रीजन वाज द टॉक्सिक सॉल्वेंट डाई इथाइल ग्लाइकॉन। वहाँ पे जब बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई या रिसर्च वगैरह की गई तब पता चला था कि वहाँ पे जो डाई इथाइल ग्लाइकॉन हमारा 70% डीईजी यूज किया गया था, उसकी वजह से जो बच्चे थे उनकी डेथ हो रही थी। आफ्टर 1937 स्ट्रैटेजी, मतलब इस स्ट्रैटेजी के बाद, ये स्ट्रैटेजीज आपको याद कर लेनी है क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक एक नंबर में पूछ ली आती हैं कि सल्फोनिलामाइड स्ट्रैटेजी कब आई थी। ये जो इस स्ट्रैटेजी के बाद आपकी जो रिक्वायर्ड सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग बिफोर देयर मार्केटिंग अप्रूवल, मतलब जो आपके मार्केटिंग में आने से पहले कम से कम 2-3 बार जो न्यू ड्रग आ रही है मार्केट में उसकी सेफ्टी को चेक करना, टेस्टिंग वगैरह करना, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई थी। फिर वहाँ पे एनडीए इनकॉर्पोरेटेड सेफ्टी डेटा इन सिंपल वर्ड एंड इंट्रोड्यूस टू द प्रोसेसिंग ऑफ इसकी थर्ड स्ट्रेटजी थाइलिडोमाइड स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी सेम जैसे ही हम अभी पीछे से पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही हमें यहाँ पे भी पढ़ना होता है। थाइलिडोमाइड स्ट्रेटजी को मतलब जो रिपोर्ट किया गया था वो आपकी 1960 में रिपोर्ट किया गया था। मतलब जो थाइलिडोमाइड स्ट्रेटजी थी वो हमारे मार्केट में कब आई थी, 1956 में वेस्टर्न जर्मनी में आई थी, ठीक है। जिसका जो कि सेडेटिव ड्रग थी, ये जो क्या थी, सेडेटिव ड्रग थी, लेटर यूज इन मैनेज द नोजिया एंड मॉर्निंग सिकनेस इन पेशेंट मूवमेंट। द ड्रग वाज टेस्टेड इन अबाउट 300 पेशेंट विदाउट एनी प्रायर टॉक्सिसिटी स्टडीज, मतलब बिना किसी टॉक्सिसिटी स्टडीज के ही वो आपके 300 पेशेंट पे यूज किया, टेस्ट की गई थी, ठीक है। एंड मदर सफरिंग फ्रॉम मेजर कॉन्जेस्टल माल फॉर्मेशन ऑफ अ लिम्स, मतलब जिसकी वजह से क्या हुआ वहाँ पे कि मतलब टॉक्सिसिटी स्टडीज तो की नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था वहाँ पे 300 जो पेशेंट फोकोमिलिया की प्रॉब्लम शो हुई। वहाँ पे फोकोमिलिया क्या था, सील लाइक लिम, इसकी इमेज आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी कि लिम का जो कैसे मतलब फोकोमिलिया होता क्या है, इसकी इमेज आपकी स्क्रीन पर आ गई है। फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था वर्ड डिफेक्ट इसे 1959 में, फिर 13 रिपोर्ट्स और देखी गई 1961 में, फिर 10,000 इन्फेंट अफेक्टेड हुए थे आपके फोकोमिलिया की वजह से, ठीक है। अब हम इसके डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, तो ये अब जो डेवलपमेंट है ये तो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं है, बस आप इतना देख लीजिए गैप वगैरह कितना, वैसे बहुत ही ज़्यादा ईजी है क्योंकि एक पाथवे में ही हमने इसे लिखा है और आप भी इसे ऐसे ही बनाए, ज़्यादा थ्योरी वगैरह ना लिखें क्योंकि फिर टीचर का दिमाग भी ना घूम जाता है। तो इसलिए जितना हो सकता है आप एक ईजी वे में प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं 1848 में क्या हुआ था, वही चीज़ जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी। 1848 में हरनाज की डेथ हुई थी क्लोरोफॉर्म की वजह से। 1937 में यूएसए में हमारे जो सॉल्वेंट डाई इथाइल ग्लाइकोल था, अभी जो हमने देखा था सल्फोनिलामाइड में, वही हमारे यहाँ पे आ गया। देखो सॉल्वेंट था जो हमारा डाई इथाइल ग्लाइकोल, उसकी वजह से 100 चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी। वही चीज़ें लिखनी है। 1938 में फेडरल फूड्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। 1961 में एमसी ब्रिट्स लेटर ने यहाँ पे आपकी थाइलिडामाइड स्ट्रेटजी थी जो अभी थी, जिसकी वजह से फोकोमिलिया हो रहा था।
थी 1964 में ये जो गवर्नमेंट थी, यूके गवर्नमेंट, उसने येलो कार्ड निकाल दिए, जिसके अंदर कम से कम 20,000 रिपोर्ट्स वगैरह जो साइड इफेक्ट की थी उनको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 1965 में क्या हुआ था, यूरोपियन लेजिस्लेशन वाज डेवलप, ईसी डायरेक्शन 65165। 1968 में WHO प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग वाज इंस्टीट्यूटेड, मतलब जो WHO की हेल्प से आपके इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटर एक इंस्टीट्यूट प्रॉपर तरीके से 1960 में बनाई गई। 1978 में WHO सेंटर आपका मूव हुआ था जेनेवा से आपके उपसला, ये जो उपसला है इसकी हम आगे UPPSAL है, ये आपके एक प्रोग्राम है जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। मतलब 1986 में आपका ADR मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर इंडिया वाज प्रपोज, मतलब जो 12 जो रीजनल सेंटर्स हैं वो हमारे जो इंडिया के अंदर आपके आए थे, ठीक है। फिर आपके 1997 में जो इंडिया थी वो हमारे ADR मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ ज्वाइन हो गई, मतलब जो ADR वगैरह होते हैं, मतलब एक कोई पर्टिकुलर बॉडी है या एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो किसी अगर दूसरी सेंटर को भी अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। ऐसी हमारी जो फार्माकोविजिलेंस की जो टीम थी, ये फार्माकोविजिलेंस की टीम है, तो हमारे इंडिया भी इसके साथ अटैच हो गया, तो इसके साथ मिलके यहाँ पे हमारे इंडिया भी काम करने लगा। तो यहाँ पे हमारे 3 सेंटर अटैच हुए थे, सबसे पहले 3 प्रोग्राम अटैच हुए थे। सबसे पहले हमारा एम्स, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एम्स सबसे पहले हमारा था एम्स। एम्स के बाद हमारा KEM हॉस्पिटल्स वगैरह थे और GLN थी। फिर इसके बाद और भी आपके बीच में, बट मेन हमारा है कि 2010 में, ये आपके 1 नंबर में भी या 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो फार्माकोविजिलेंस का जो प्रोग्राम है इंडिया में हमारे सबसे पहले कब आया था आपका, 2010 में। और यहाँ पे आप लिख लेना, कहीं नहीं लिखा है, गाजियाबाद में सबसे पहले आया था, ठीक। PVPI, जिसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिलेबस में भी है यहाँ पे आपका फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम देखेंगे 2010 के अंदर आपका गाजियाबाद के अंदर सबसे पहले हमारा सेंटर आया था, जिसे हम शॉर्ट में PVPI के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आता है तो लेक्चर को लाइक भी कर दिया करो, उससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड कमेंट वगैरह भी कर दिया करो यार, कम से कम थोड़ा मोटिवेशन दो, जिससे कि लेक्चर आपको कंप्लीटली मिल सके और डेली मिल सकें। सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।